पहुंच गए फाइनल में पहुंच गए हम यार, बिल्कुल। वो कह रहे थे कि पिच जो है इट्स लाइक अ रोड, राइट। मैच में थोड़े से आए मोड़ भी, मतलब थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स, पर एंड में क्या पता चला कि ये जो भारतीय टीम है ना, ये बेजोड़ है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। 10 में से 10 इस बार डिफेंड करते हुए बहुत बड़ा टोटल। मोहम्मद शामी, सेंसेशनल शामी, सिंटिलेटिंग शामी, आई मीन स्पेक्टेक्युलर शामी, लुकिंग लाइक अ वाव यार। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। 2M प्रेजेंस #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। आई मीन कर लो ना, उत्सव की तैयारी कर लो। हम तो कह रहे हैं कि ये वाला जो टूर्नामेंट है, ये जो ट्रॉफी है, ये 19 नवंबर को भारत के हाथ में होगी। रोहित शर्मा इस ट्रॉफी को उठाएंगे और हम फिर साथ में मिलके वो वंदे मातरम गाएंगे, क्योंकि गाना चाहिए ना। मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1.25 लाख लोग और लगभग 150-60 करोड़ भारतीय एक स्वर में जब गाएंगे तो वो अलग ही समा बंधेगा। पर उस समय मतलब कहते हैं ना, उस जगह तक पहुँचने के लिए ये वाला समा बांधना ज़रूरी था। इसमें टॉस जीतना ज़रूरी था। और एक बात अपने आप से हमेशा सवाल कीजिएगा, व्हाट डू यू वांट, अ स्किलफुल कैप्टन और अ लकी कैप्टन। स्किल सीखी जा सकती हैं, लक जो है ना वो है या नहीं है। और टॉस मेरे विचार में इस मुकाबले में बहुत महत्वपूर्ण था। टॉस जीता, आंखें मूंदी, बैटिंग की, और बैटिंग करने के बाद फिर तोड़ना शुरू किया। भाई साहब रोहित शर्मा जी, कमाल कर रहे हो आप। कहते हैं अच्छा लीडर वो होता है जो ना आपको ये ना बताए कि क्या करना है, वो ये कहे कि जैसा मैं करता हूँ ना बस वैसा कर दो यार, दैट्स इट। मतलब वॉक द टॉक, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। ये रोहित शर्मा कर रहे हैं। एक बार फिर 40 के अंदर ही आउट हो गए थे, मतलब 50 नहीं बनाया है, लेकिन 50 से भी बड़ा काम किया है। 4 चौके, 4 छक्के, और ट्रेंट बोल्ट का थ्रेट, टिम साउदी का थ्रेट। शुरुआत में इतनी ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं ना कि मतलब फास्ट लोकल की तरह चलते हैं, किसी स्टेशन पर रुकती नहीं है, एकदम तेज़ी से भाग जाती है। और शुभमन गिल दूसरे एंड पे खड़े होकर देखते हैं, रोहित भैया आप अच्छा मार रहे हो, मारते जाओ ना प्लीज़, मैं देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आई लाइक इट। फिर जैसे ही वो आउट होते हैं तो शुभमन शुरू हो जाते हैं। कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ ओए सुभान अल्लाह, क्या बैटिंग करते हैं वो भी। फिर उनका जब मसल पुल हो रहा होता है, आते हैं श्रेयस अय्यर, तब तक चुपचाप धीरे धीरे विराट कोहली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहाँ बढ़कर पहुँच रहे हैं, वो इतिहास रच रहे हैं। आई मीन व्हाट अ प्लेयर, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। 50 शतक इन ODI क्रिकेट, आई मीन लेट दैट सिंक इन वाला मोमेंट था, क्योंकि 50 मैच नहीं लोग खेलते। 50 अर्धशतक जो बनाता है उसको तुम कहते हैं यार क्या कमाल का खिलाड़ी है। भाई ने 50 शतक जड़े हैं, 50 शतक। वानखेड़े के मैदान पे थे, मास्टर भी वहाँ पे थे, तो सचिन पाजी देख रहे हैं, उन्हीं का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। 2011 इसी मैदान पे उन्होंने कंधे पे उठाया था और कहा था आपने ना भारतीय क्रिकेट का बोझ बहुत समय तक उठाया है, अभी आपका आखिरी विश्व कप मैं आपको कंधे पे उठाना चाहता हूँ। ये विराट कोहली की फीलिंग थी। और जब 50वां शतक बनाया तो पाजी को कहा दिस इज़ फॉर यू मास्टर, क्योंकि आपको देख के तो खेलना सीखा था, आपके जैसा बनने का ख्वाब था। आज रिकॉर्ड मेरे नाम ज़रूर है, पर खिलाड़ी तो आप खास हैं। बट देन GOAT, गोट, एब्सोल्युटली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर आप ODI क्रिकेटर्स की बात करेंगे तो विराट कोहली का नाम उसमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, राइट एट द टॉप, अलॉन्ग साइड में भी सचिन पाजी। बाकी तो कोई आसपास भी नहीं आता है। सो दैट्स ऑफ कोर्स विराट कोहली शतक मारते हैं, पर शतक तो भैया श्रेयस अय्यर भी मारते हैं। और अय्यर वॉज ऑन फायर, आई मीन क्या करता है यार। मतलब फ्लावर समझे इनको, ना ना फायर है बंदा, क्या मारता है। क्योंकि 67 बॉल सेंचुरी, खड़े खड़े छक्के वो स्टैंडों के अंदर, और लगातार दूसरा शतक मार देना। पहला भारतीय बन जाना जिनका विश्व कप के एक एडिशन में 2 नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए शतक मारना। पिछले मैच में शतक, यहाँ पे शतक। श्रेयस अय्यर वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड सो वॉज KL राहुल। क्योंकि इस मुकाबले में जब आप 399 तक पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि अरे बहुत रन बना दिए, कौन बनाएगा इतने यार। लेकिन जब चल रही थी साझेदारी मिचेल और केन की तो ऐसा लगा 25 कम तो नहीं बनाए, मतलब 425 बन सकते थे क्या, क्योंकि उस तरीके की पिच थी, उस तरीके का फाइट बैक था। बट देन 399 ऑन द बोर्ड इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वाह, इट टेक्स सम डूइंग। गेंदबाजों को ना बताया नहीं गया था, बाद में उनको बताया कि देखिए आपको वानखेड़े का एड्रेस दिया था, लेकिन ये ना धोबी घाट है। जैसे धोबी धोता है ना कपड़ों को, उस तरीके से गेंदबाजों को धोया गया था। भारतीय बल्लेबाज वर एब्सोल्युटली रूथलेस। 399 रन चेज, एंड दैट्स व्हेन समथिंग हैपन्स। उसके बाद ये होता है, क्या होता है जी, ये 2M ट्विस्ट ऑफ द मैच होता है, जिसके अंदर ओए होए ऐसा वाला ट्विस्ट तो ना किसी ने ना सोचा था, ना देखा था, ना समझा था, ना मतलब ख्वाब में भी नहीं था, वो स्वप्न भी नहीं देखा था कि मोहम्मद शामी ये कर देंगे। क्योंकि 7 विकेट चटकाना, द बेस्ट एवर ODI बोलिंग फिगर्स बाय एन इंडियन,
वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ये काम करके दिखाना। शुरुआत में 2 विकेट चटका देते हैं, दोनों ओपनर्स को कहते हैं चलिए एक बार कॉनवे साथ में रचिन। इनफैक्ट कहानी तो उनकी ये है कि अब तो कुछ मतलब इश्क मोहब्बत प्यार हो गया उनको कि पहली बॉल डालूंगा, पहला ओवर डालूंगा, हाथ घुमाऊंगा, विकेट चटकाऊंगा। आई मीन ये अलग ही चल रहा है। तो वो चटकाते हैं, पहली 4 विकेट 4 की 4 उनके नाम जाती हैं। वो बड़ी लंबी साझेदारी चल रही है, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, मिचेल 100 मारते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, पर फिर कौन आउट करता है? ये बंदा मतलब आता है विकेट पे विकेट पे विकेट पे विकेट, 7 विकेट्स इन टोटल। हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट के ऑलरेडी बन चुके हैं, जबकि शुरू के मुकाबले तक नहीं खेला था भाई। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ना सब लोगों को वो 2019 का वो महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट याद है कि यार 2 इंच से पीछे रह गया माही, यार पता है क्या ये जीतने वाले थे। वो सब भूल गए कि यार उस मैच में शामी खेले नहीं थे। आई वॉज इन मैनचेस्टर और तब हम डिस्कस कर रहे थे कि यार गलती कर रही है भारत, ये शामी को खिलाना चाहिए था। दिस वॉज हिज गेम टू प्ले। पिच वैसी है, फॉर्म बड़ा अच्छा है, भारत ने नहीं खिलाया। इनएक्सप्लिकेबल था कि क्यों ऐसा आपने किया है। अब यहाँ जब मौका मिला तो मौके पे चौका नहीं है, ये सत्ता मारा है, मतलब 7 का साथ दिया है। आई मीन दिस वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सो टू ट्विस्ट ऑफ द मैच मेरे विचार में वाज सेंसेशनल, सेंटिलेटिंग, सुपरलेटिव। आई मीन आई विल रन आउट ऑफ एडजेक्टिव्स। मोहम्मद शामी। देखिए बात तो करनी पड़ेगी डैरल मिचेल की भी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि मचल रहा है भाई, उनका भी अलग सिस्टम है। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट कि इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी और खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ शतक नहीं मारा है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। फिर इवेंचुअली वो भी आउट होते हैं, कुलदीप यादव आके विकेट चटकाते हैं एंड जसप्रीत बुमराह 1 विकेट वो लेते हैं और बड़े आसानी से, अंत में तो आसानी से ही कहेंगे क्योंकि 70 रन से भारत इस मुकाबले को जीत जाता है, फाइनल में अपनी जगह बना लेता है और न्यूजीलैंड जो हमारी बोगी टीम हुआ करती थी उसको इस टूर्नामेंट में 2 बार हराता है। अब देखेंगे कौन पहुंचेगा, उसकी बात तो करनी है। आपके कुछ सवाल भी लेने हैं। चलो पहले आपके ना, दिन भर मैंने यही किया था, मैंने आपके सवाल ही लिए थे, तो पहले आपकी वाणी में आपके सवाल, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल की बात और एक अच्छा सा इनसाइडर। पहले आपके सवाल। आज दिन भर यही किया है यार। Hi, Prasad here, Praveen here. We enjoyed the match thoroughly. रोहित के बैटिंग अप्रोच ने डेफिनेटली हमको वर्ल्ड कप फाइनल में लाके खड़ा किया है या नहीं? नहीं देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है ये एक्चुअली, क्योंकि रोहित शर्मा की अप्रोच और अब जब मैच क्लोज जाता है, जब मैच अलग अंदाज से होता है, तब आपको एहसास होता है कि वो यार स्टार्ट कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि जब जिस तरीके से आई मीन वो ना लॉन्च कर रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं विद अ पर्पस, मतलब एक इंटेंट है कि मुझे ना इस गति से शुरुआत करनी है कि सामने वाली टीम को वो संभलने का मौका भी नहीं देना है। और जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट के पीछे भागे, उससे पिछले मैच में किसी और गेंदबाज, उससे पिछले मैच में किसी और गेंदबाज। आई मीन जब रोहित शर्मा ने रन्स बनाए हैं, सिर्फ एक मैच में वो संभल कर खेले थे जानबूझ के, क्योंकि भारतीय टीम जल्दी 3 विकेट गंवा चुकी थी, दैट वाज इंग्लैंड इन लखनऊ। लेकिन उसके अलावा जब भी बैटिंग करने गए हैं, इस इंटेंट से गए हैं कि पहले 10 ओवर में गेम खोल दो। अगर मैंने उनकी सोच ये है कि अगर पहले 10 ओवर में मैंने बना दिए 80 रन 90 रन टीम के, मेरे अगर 40-45 बन गए 7-8 ओवर में, तो सडनली सामने वाली टीम को फिर संभलने का जब तक मौका मिलता है, समझ आती है, आप ऑलरेडी खेल में बहुत आगे हो जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि पहले तो शुभमन के लिए काम आसान करते हैं जो दूसरे एंड पे होते हैं, जैसा न्यूजीलैंड के साथ भी हमने देखा। उसके बाद विराट कोहली को समय देते हैं कि आप अपना समय लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जब तक वो आते हैं तब तक इतने अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो चुका होता है कि वहाँ से लॉन्च करना आसान होता है। तो मेरे विचार में रोहित शर्मा हाईएस्ट रन स्कोरर तो नहीं है ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट के, ना ही होंगे, लेट्स बी फेयर, पर उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इनवैल्यूएबल है। एक इस बात से, दूसरा कि जब कप्तान कहता है ना कि ये मेरा खेलने का अंदाज है, ऐसे चाहता हूं मैं कि मेरी टीम ऐसे खेले, एंड देन यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। जो आपको कहना है ना वो आपको करना भी पड़ता है। तो ये ही इज ऑल्सो वॉकिंग द टॉक। और फिर इसी वजह से आप देखते हैं शुभमन भी जब खेलना शुरू करते हैं, या फिर केएल राहुल या फिर श्रेयस अय्यर, एकदम बेबाक, बिंदास और बेखौफ अंदाज में भारतीय टीम खेल रही है, जो पहले नहीं खेल रही थी, इस वर्ल्ड कप में खेली है, थैंक्स टू रोहित। Hi, this is Akshay Jain. And I'm Ayush Saraf. We are big fans of the Indian cricket team, as you can see. And we've been reading of lately news online that a lot of players and critics of Indian cricket team have been accusing the staff and the pitch officials of doctoring the pitches as per the Indian, to favor the Indian spinners and Indian seamers. पिच भैया, लाइफ इज अ पिच, ऐसा प्रतीत हुआ बहुत ज़्यादा। ये वेस्टर्न मीडिया ने इसको बात का बवाल और बात का बतंगड़ और बाल की खाल सब कुछ निकाल दी कि भारत ने अंतिम समय में पिच को चेंज करके सबको भौचक्का कर दिया है। ये तो पिच फिक्सिंग है मेरे यार, यहाँ पे बॉल टर्न होने वाला है और भारत के स्पिनर्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि कोई न्यूजीलैंड इनके सामने टिक नहीं पाएगी। सर क्या देखा आपने?
स्पिनर्स ना और रेलेवेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे। आई मीन डोमिनेशन की तो बात ही छोड़ दो, मिचेल सैंटनर हो, सचिन रविंद्रा हो, रविंद्र जाडेजा हो, कुलदीप यादव हो, ऐसा किसी ने नहीं किया कि लगे वाओ क्या बॉल स्पिन हो रही है, क्या टर्न हो रही है, क्या मुश्किल हो रही है। बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच पहली पारी में भी थी, बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच दूसरी पारी में भी थी, और ये कहीं नहीं लिखा है, कोई आईसीसी के अग्रीमेंट में, प्री टूर्नामेंट एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि सेमीफाइनल जो है, फाइनल जो है वो फ्रेश पिच पे होगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, ये जो थोड़ा सा वेस्टर्न मीडिया का जो ऑब्सेशन है कि जस्ट चूज द नैरेटिव, जस्ट स्पिन द नैरेटिव, क्योंकि किसी ने हमसे कभी ये तो नहीं बोला, ये WTC का जब फाइनल था ये साउथहैम्पटन में था न्यूजीलैंड के सामने, फिर जब ओवल में था ऑस्ट्रेलिया के सामने, पिच में तो बहुत घास छोड़ दी गई थी, न्यूट्रल वेन्यू था, कोई सोच लेता एशिया की टीम पहुंची है, थोड़ी सी तो मदद दो यार स्पिनर के लिए। वहाँ तो ग्राउंड्समैन ने आके बिल्कुल बुलेट अंदाज में कहा था, देखिए ये मेरी पिच है, इस पिच के ऊपर मैं चाहता हूँ कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिले, तो मैंने उस तरीके की पिच बनाई है, 5वें दिन होगी थोड़ी स्पिन। ये क्यों भाई, हाउ इज़ दैट ओके? क्योंकि वो जो पिचेस थी वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा सूट करती थी, पर हमने ये नहीं बोला, हमने कहा इट्स ओके, अगर हमारी टीम अच्छी नहीं है, वहाँ पर जीतने के लायक नहीं है, तो फेयर प्ले यार, हु केयर्स, वी विल बी बेटर। तो मुझे लग रहा है कि बेटर होना ज़रूरी है। वेस्टर्न मीडिया इस वाली चीज़ को लेके बिटर नजर आई, बेटर बनो, बिटर नहीं ना। हाँ जी, अब आपके सवालों के जवाब हो गए, पर मतलब बात करूँगा मैं कि क्विंटन डी कॉक के ऊपर मैंने एक अच्छा सा एक इनसाइडर भी बनाया, पर इस मुकाबले में ईडन गार्डन्स का मैदान, साउथ अफ्रीका के पास क्या जीत का चांस है? आई मीन जीत का चांस है क्योंकि अच्छा खेल के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को पहले हरा कर आए हैं, पर ऑफ लेट एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि ये टीम रन चेज़ नहीं कर पाती है और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल नहीं कर पाएगी। ये तो मैं आपको मतलब ऑलमोस्ट ये मतलब मनी बैक गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि अगर कहीं चेज़ करने को बोला गया इस टीम को तो 275 से 1 रन भी अगर फालतू बना तो ये टीम चेज़ नहीं कर पाएगी। इस टीम के पास काबिलियत है पहले बैटिंग करते हुए रन बनाने की, पर वो भी टेस्ट हो जाएगी क्या ये इस स्टेज पर, इस मंच पर, थोड़ी सी धीमी सी ईडन गार्डन्स की पिच पर क्या ये उतने रन, उतने बेबाक, बेखौफ, बिंदास, आई मीन उस अंदाज में खेल पाएंगे जो अभी तक लीग फेज में खेले हैं वाइल बैटिंग फर्स्ट। तो वहाँ वो उनके लिए चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती इज जस्ट देयर बॉलिंग ऑनेस्टली। तो मे बी दैट इज़ द कॉन्टेस्ट कि मान लो हाइपोथेटिकली बवूमा जाते हैं, टॉस जीत जाते हैं एंड बवूमा मतलब सडनली फॉर्म में आ जाते हैं क्योंकि उनका जो वीकेस्ट लिंक बैटिंग में है वो उनका कप्तान है एक्चुअली। बवूमा रन नहीं बना रहे हैं पर खेलना चाहते हैं, अगर वो खेलते हैं, टॉस जीत जाते हैं, पहले बैटिंग का फैसला करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को दबाव में डालते हैं, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो कि साउथ अफ्रीका के लिए सही है। पर अगर वो नहीं होता है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आ जाती है, तो हर बंदा जो है ना वो भैया मतलब वो 10 के बराबर है। देयर बैटिंग इज़ नाउ इन टॉप गियर। बॉलिंग थोड़ी स्ट्रगल कर रही है पर वो पहले अगर बॉलिंग आई तो आई मीन बाद में बॉलिंग आएगी तो मुझे लग रहा है वो फिर भी संभाल लेंगे, चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर रही हो, बिकॉज ऑफ शेयर मतलब जो फ्रेलिटी है बैटिंग करते हुए सेकंड साउथ अफ्रीका की। पर नहीं यार, मुझे तो मतलब मैंने बहुत सोचा है कि कोशिश कर रहा हूँ मैं साउथ अफ्रीका जीत जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर जीतती है तो भारत के लिए 19 को काम आसान होगा। पर मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने में मैं भी थोड़ी सी मदद करने वाला हूँ। वो कैसे? मैंने बनाया इनसाइडर कि इनका जो टनाटन प्लेयर है जो 4 शतक जड़ चुका है उसको आउट करने का क्या तरीका हो सकता है, मतलब व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, हाउ टू डिसमिस क्विंटन डी कॉक। ये आप देखिए इनसाइडर में। अब उसके बाद देखते के बाद मैं फिर चलता हूँ। एंजॉय करो आप और कल फिर मिलेंगे, फिर मस्ती करेंगे और बात करेंगे कैसे फाइनल में किसके साथ हमें क्या करना है, क्योंकि सेमीफाइनल है यार, एक और बचा है अभी। हम पहुंच गए हैं, दूसरी टीम कौन सी पहुंचेगी उसको पता करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग एनीवेयर वॉच द इनसाइडर। 4 शतक मार चुका बंदा, करेक्ट है, नाम है इनका क्विंटन डी कॉक। आई मीन टन क्विंटन, ऐसा अभी तक उनका प्रदर्शन रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के लिए बाधा के रूप में ये खड़े हो सकते हैं क्योंकि इज गॉट द गेम यार, उनके पास फॉर्म भी है, उनका ये आखिरी विश्व कप भी है एंड ऑल ऑफ दैट। अब उनकी ताकत क्या है और उनको किस तरीके से आई मीन आउट करने का प्रयास कर सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पर क्योंकि मैं तो राइट हैंडर हूँ और क्विंटन डी कॉक लेफ्ट हैंडर हैं, तो मेरे एडिटर को मैं बोलता हूँ एडिटर लेफ्टी बना दो। चलो हाँ ठीक है, बना दिया, वेल डन। तो देखिए क्विंटन डी कॉक की कहानी सिंपल सी है कि क्विंटन डी कॉक का जो बल्ला है थोड़ा सा ऐसे करके बाहर से उठाते हैं तो ऑलमोस्ट गली रीजन से उनका बल्ला आता है। अब ऐसा जिसका बैट आता है ना तो बैट स्विंग जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। ये शिवनारायण चंद्रपॉल जैसा नहीं है कि यहाँ से बल्ला उठाया तो सही पर फिर वापस सीधा आ गए। ये थोड़ा भारी रखते हैं और यहीं से चलता है इनका बैट, और इस वजह से ये पिकअप शॉट, वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग, ये बहुत अच्छे मारते हैं, बहुत अच्छे, बहुत आसानी से इस तरीके से शॉट मार देते हैं।
उसके बाद अगर इतनी बाहर से बैट आता है तो फिर क्या होता है, जो ऑफ स्टंप के बहुत बाहर की लाइनों की गेंदें होती हैं, मतलब स्टंप्स के बीच की नहीं, स्टंप्स के करीब नहीं, थोड़ी सी बाहर एंड फुल या फिर शॉर्ट, वो कवर ड्राइव भी अच्छा मारते हैं क्योंकि वहीं से सिर्फ छूते हैं गेंद को, ठप चौका, फिर इधर मारा चौका। तो जितनी वाइड लाइंस पे आपने उनको गेंदें डाली वो आपको चौके पे चौके पे चौके पे चौके तलते रहते हैं आसानी से। और वहीं से, क्योंकि साउथ अफ्रीकन है, वहीं से पिकअप शॉट इस तरफ बहुत बढ़िया मारते हैं। तो ये तो इनकी है ताकत। और स्पिन के सामने भी जोखिम लेने से एक पैसे का घबराहट नहीं होती है। रिवर्स स्वीप भी मारते हैं, सीधा भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं, कूद के हवाई फायर, ही इज़ ब्रिलियंट। आउट कैसे किया जा सकता है, क्या कोशिश की जाएगी इनके खिलाफ? पहली बात तो आप इनको, अगर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जॉश हेजलवुड हुए या फिर पैट कमिंस हुए, तो आप राउंड द विकेट जाने का शुरू में प्लान बना लो कि हम ना उस तरफ चलते हैं, राउंड द विकेट जाके। अब ये जो बैट जो इस यहाँ से नीचे आता है ना, तो जब ऐसे नीचे आता है तो बहुत बार इनसाइड एज लगता है यार, बहुत बार। थोड़ा सा राइट हैंड, या राइट हैंड नहीं, एक्चुअली लेफ्ट हैंड डोमिनेटेड, क्योंकि जो बॉटम हैंड है उससे बैट का फेस थोड़ा सा होता है बंद। मेरे हाथ में बेसबॉल का बल्ला है, क्रिकेट का बल्ले में फेस होता है, ये तो पूरा गोल है, तो फेस होता है बंद और अंदरूनी किनारा लग के जाके गेंद स्टंप पे बहुत बार लगती है। तो पहली बात तो ये है कि राउंड द स्टंप्स आके क्रैम्प करो इनको, बिल्कुल क्रैम्प कर दो, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल डालो। तो ऐसे में जब वो ऐसे खेलने का प्रयास करते हैं बहुत बार प्ले डाउन हो जाते हैं। दूसरी बात जो रहेगी वो ये कि अगर आप ओवर द विकेट डाल रहे हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर, या फिर मिचेल स्टार्क बिल्कुल स्टंप्स के पास से डाल रहे हैं, तो ना फिर ऊपर की गेंद, लेकिन बहुत पास की गेंद, दूर नहीं, क्योंकि दूर मैंने कहा ना जो बाहर की लाइन है उस पर चौका बहुत अच्छे से मारते हैं, लेकिन अगर उनको आपने पास की लाइन में, सीधी लाइन में गेंद डालने की कोशिश की तो फिर वहाँ से ऐसे करके सीधा मारना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्विंटन डिकॉक हर जगह मारते हैं पर वो मिड ऑफ पे नहीं मारते हैं, मिड ऑफ की तरफ उनके शॉट बहुत कम जाते हैं, एक्स्ट्रा कवर्स मतलब पॉइंट की तरफ कवर ड्राइव मारते हैं, सामने ड्राइव नहीं मारते। तो आपको ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लेन मैक्सवेल, आई नो ऑफ स्पिनर तो नहीं है उस दर्जे के, हरभजन सिंह नहीं है ये मतलब रविचंद्रन अश्विन नहीं है, पर आउट इन्होंने इस टूर्नामेंट में भी इनको एक बार कर रखा है। ऑफ स्पिन में मोहम्मद नबी ने इनको आउट कर रखा है। तो ऑफ स्पिनर लगा दो, राउंड द स्टंप्स आ जाओ, 3 स्टंप्स के बीच में डालो, ये फिर कुछ ना कुछ टेढ़े मेढ़े शॉट मारेंगे और अपने आप ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने इनको अक्सर होते देखा है। पर यह बात भी सच है ऑस्ट्रेलिया कि अगर आपको वो छठे टाइटल की तरफ बढ़ना है, हाँ मतलब बढ़ ही सकते हो कि बाद में तो भारत मिल जाएगा आपको, अगर आपने बढ़ना है तो आपको क्विंटन डिकॉक को आउट करना होगा। और उनको आउट करने के लिए मेरे विचार में इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, ऑनेस्टली मान लो मेरी बात।